मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत से पहाड़ी इलाके से होती है जहां चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी होती है। तभी अचानक आसमान से एक टूटते हुए तारे जैसी रहस्यमयी चीज जंगल की ओर गिरती हुई दिखाई देती है। इसके बाद कैमरा हमें धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में ले जाता है और अंत में एक सींग वाले एक हिरण पर जाकर रुकता है जो बिल्कुल बेखबर खड़ा होता है। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे से एक रहस्यमयी एलियन टेंटिकल जैसी चीज उभरती है और उसे कसकर जकड़ लेती है। इसके बाद कहानी हमें एक कपल रूथ और हैरी से मिलवाती है। दोनों बेफिक्र होकर हंसी मजाक करते हुए घने जंगल के बीच अपनी कार चला रहे होते हैं। उनकी कार उसी पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रही होती है जहां शुरुआत में वह टूटते हुए तारे जैसी रहस्यमयी चीज गिरी थी। रास्ते में वे लंच के लिए एक लोकल डाइनर पर रुकते हैं। खाना खाते समय उनके पास एक छोटा बच्चा आता है और उनसे कचरा मांगता है। हैरी उसे बताता है कि उनका खाना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा वहीं खड़ा रहता है और डरी हुई आवाज में उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने आसमान से गिरता हुआ रेड स्टार देखा है। पर तभी बच्चे की माँ उसे आवाज देकर बुला लेती है और वह चला जाता है। हैरी इस बात को ज्यादा गंभीर नहीं मानता और इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद दोनों रेड रिज ट्रेल पर पहुंचते हैं और अपनी कार वहीं पार्क कर देते हैं। हैरी इस ट्रेल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जबकि रूथ के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिखाई देती है। तब हैरी उसे समझाता है कि वह पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है और यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है। रूथ बताती है कि उसे समुद्र के किनारे रहना ज्यादा सुकून देता है, जबकि इस तरह की बैकपैकिंग ट्रिप उसे थोड़ी डरावनी लगती है। लेकिन हैरी उसका हौसला बढ़ाता है तो आखिरकार वह भी इस एडवेंचरस ट्रेल पर उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। ट्रेल पर चलते हुए दोनों अपने पास्ट को लेकर हल्की फुल्की बातें करते हैं। हैरी अपने चाइल्डहुड क्रश के बारे में बताता है और पूरी तरह इस सफ़र को एंजॉय करता दिखता है। रूथ भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेती है, लेकिन जंगल का माहौल उसे धीरे धीरे बेचैन करने लगता है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगती है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद दोनों एक कैंपिंग स्पॉट चुनते हैं। रूथ टेंट लगाना शुरू करती है, वहीं हैरी खाने की तैयारी करता है। साथ बैठकर खाना खाते हुए उनके बीच कुछ प्यार भरे बॉन्डिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हैरी टेंट को अच्छी तरह से सेट करता है और रात होते ही दोनों सो जाते हैं। लेकिन आधी रात के सन्नाटे में अचानक रूथ की नींद खुल जाती है और जब वह फ्रेश होने के लिए अपनी लैंटर्न लेकर टेंट से बाहर निकलती है तो अचानक दूर अंधेरे में उसे वही एक सींग वाला हिरण जिंदा खड़ा दिखाई देता है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। तभी पीछे से हैरी उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे रूथ बुरी तरह डर जाती है। घबराहट में वह हैरी को भी उस हिरण के बारे में बताती है। हैरी उसे शांत करने की कोशिश करता है और भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। लेकिन जब रूथ दोबारा उसी दिशा में देखती है तो वहां हिरण का कोई नामो निशान नहीं होता। अगली सुबह दोनों जंगल एक्सप्लोर करने निकलते हैं। हैरी रूथ को सरप्राइज देने के लिए एक ऊंची जगह पर ले जाता है जहां से समुद्र का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। वहां हैरी हिम्मत करके रूथ से कहता है कि 6 साल पहले जब वे मिले थे तब से तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। फिर वह अपने प्यार का इजहार करते हुए एक रिंग निकालकर रूथ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन खुश होने के बजाय रूथ को पैनिक अटैक आ जाता है। वह गिरने ही वाली होती है, लेकिन हैरी उसे संभाल लेता है। रूथ अपनी मेडिकेशन पिल लेती है और धीरे धीरे खुद को संभालती है। वह हैरी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हैरी गुस्से में नहीं होता, लेकिन उसका इतना खूबसूरत प्रपोजल प्लान बर्बाद होने से वह अंदर से हिल सा जाता है। कुछ समय बाद रूथ उससे बात करने की कोशिश करती है और शादी को लेकर अपनी चिंताएं बताती है। वह कहती है कि वे दोनों पहले ही तय कर चुके हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे। हैरी इसकी वजह रूथ के पेरेंट्स के डिवोर्स को ठहराता है और कहता है कि इसी वजह से तुम शादी पर भरोसा नहीं कर पाती। ये बात रूथ को बहुत गुस्सा दिला देती है। दोनों में बहस हो जाती है और हैरी उठकर वहां से कहीं चला जाता है। शाम में जब रूथ सोकर जागती है तो वह टेंट में खुद को अकेला पाती है। बाहर निकलने पर उसे हैरी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह अपना दिमाग साफ करने के लिए थोड़ी देर की वॉक पर गया है। रूथ अपना फ़ोन निकालकर अपने थेरेपिस्ट को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कैंप के आसपास कोई सिग्नल नहीं मिलता। तो वह जंगल में आगे बढ़ती है और जैसे तैसे एक जगह सिग्नल पाकर कॉल लगाती है। लेकिन जैसे ही रिसेप्शनिस्ट फ़ोन उठाती है, रूथ डर जाती है और बिना कुछ कहे कॉल काट देती है। आगे बढ़ते हुए रूथ की नज़र एक पेड़ पर लगे काले रंग के अजीब से सब्सटेंस पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर उसे वही हिरण मरा हुआ मिलता है जिसका सिर बीच से कटा होता है
और वह उसी काले सब्सटेंस से ढका होता है। ये देखकर रूथ बुरी तरह घबरा जाती है। तभी हैरी वहां आ जाता है और रूथ को संभालते हुए उस हिरण को देखने लगता है। रूथ उसे बताती है कि यह वही हिरण है जिसे उसने पिछली रात देखा था। लेकिन हैरी को लगता है कि यह वही हिरण हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे हिरण हो सकते हैं। रात में दोनों वापस कैंप में लौट आते हैं, जहां हैरी एक किताब की मदद से हिरण की मौत का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है। इसके बाद दोनों शांति से अपने रिलेशनशिप को लेकर बात करते हैं। रूथ कहती है कि वह शादी करके अपने इस स्पेशल बॉन्ड को खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि भविष्य में वे दोनों कैसे बदलेंगे और जिंदगी उन्हें कहाँ ले जाएगी। अगली सुबह रूथ अकेले वॉक पर निकल जाती है। घूमते घूमते उसकी नज़र कुछ खूबसूरत पीले फूलों पर पड़ती है। वह हैरी को देने के लिए एक फूल तोड़ लेती है। तभी अचानक उसे अपने पीछे एक गुफा दिखती है, जिसके अंदर कोई नीली सी चीज चमक रही होती है। उत्सुकता में रूथ जब उसका पीछा करती हुई गुफा के अंदर पहुंचती है, तो वहां उसे जमीन पर एक अजीब नीला चिपचिपा सा लिक्विड पड़ा दिखाई देता है। रूथ एक लकड़ी से उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वह अपने पीछे किसी अनजान चीज को देखकर बुरी तरह डर जाती है। थोड़ी देर बाद जब हैरी उसे ढूंढने निकलता है, तो रूथ उसे जंगल के बीच खड़ी मिलती है। रूथ कहती है कि वह बस कुछ बातों में उलझकर डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। लेकिन जब दोनों वापस टेंट की ओर लौटते हैं, तो रूथ का व्यवहार अब पहले से अलग और अजीब लगने लगता है। वह बहुत सावधानी से हैरी के पीछे चलती है, और जब हैरी पीछे मुड़कर उसे देखता है, तो वह बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती है। रात में अचानक हैरी की नींद खुलती है और वह देखता है कि रूथ टेंट में नहीं है। घबराकर वह उसे ढूंढने बाहर निकलता है। तभी अचानक रूथ उसके पीछे हाथ में चाकू लेकर खड़ी हो जाती है। वह किसी अजीब से वश में हुई लगती है, लेकिन फिर वह कहती है कि उसने किसी जानवर की आवाज़ सुनी थी और खुद ही चाकू हैरी को सौंप देती है। दोनों वापस टेंट में लौट आते हैं। हालांकि अब हैरी भी रूथ की हालत को लेकर परेशान हो जाता है और रूथ भी पूरी रात सो नहीं पाती। अगली सुबह भी उसकी वही अजीब सी खामोशी बनी रहती है। माहौल हल्का करने के लिए हैरी अपनी रेगुलर लाइफ और फ्यूचर प्लान्स की बातें करने लगता है। रूथ पिछली रात के अपने अजीब व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह उनकी शादी को लेकर गलत थी। वह मानती है कि वे दोनों उसके पेरेंट्स की तरह नहीं हैं और अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर हैरी बेहद खुश हो जाता है, लेकिन रूथ उससे कहती है कि वह उसे दोबारा प्रपोज करे, बिल्कुल पहली बार की तरह उसी जगह जहां उसने पहले प्रपोज किया था। दोनों वापस उसी पहाड़ी पर जाते हैं। हैरी एक घुटने पर बैठकर दोबारा रूथ को प्रपोज करता है। इस बार रूथ हाँ कह देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगने लगता है। लेकिन तभी रूथ हैरी से अपने प्यार का इजहार करते हुए अचानक उसके नट्स पर वार करती है और उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। हैरी का शरीर इतनी ऊंचाई से नीचे चट्टानों पर जा गिरता है, जिससे लगभग उसकी मौत हो जाती है। डर के मारे रूथ वहां से भागने लगती है, लेकिन जंगल से बाहर निकलने से पहले ही थकान के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ समय बाद उसे दो दूसरे हाइकर्स रे और विव मिलते हैं। वे उसे होश में लाते हैं, पानी देते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन रूथ कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वे उसे अपने टेंट में ले जाकर खाना देते हैं। विव उससे बात करके यह जानने की कोशिश करती है कि क्या वह जंगल में अकेली आई थी और उसका टेंट कहाँ है, लेकिन रूथ को कुछ भी ठीक से याद नहीं आता। उसकी नज़र बस एक चाकू पर टिकी रहती है। कुछ देर बाद जब रे और विव का ध्यान हटता है, तभी अचानक रूथ चाकू उठाकर उन दोनों की तरफ इशारा कर देती है। उसी पल पीछे से हैरी आता हुआ दिखाई देता है। रूथ उसे जिंदा देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। विव उससे पूछती है कि वह आदमी कौन है, लेकिन रूथ उन्हें भी भागने के लिए कहती हुई वहां से दौड़ पड़ती है। विव भी उसके पीछे भागती है। वहीं रे हैरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैरी अपनी उंगली से निकलने वाली एक तेज ब्लेड से रे का हाथ काट देता है। इसके बाद वह रे के चेहरे को भी बीच से दो हिस्सों में चीर देता है। यही भयानक सच सामने आता है कि हैरी ही वही एलियन है जिसे हमने शुरुआत में जंगल में उस हिरण पर हमला करते हुए देखा था। विव किसी तरह रूथ तक पहुंचती है और उससे पूछती है कि वह उस आदमी से इतनी घबराकर क्यों भाग रही है। रूथ कांपती हुई उसे बताती है कि वह आदमी हैरी नहीं है। तभी दूर से उन्हें रे की आवाज़ सुनाई देती है। रूथ बार बार विव को वापस न जाने की चेतावनी देती है, लेकिन अपने पति की आवाज़ सुनकर विव खुद को रोक ना पाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ती है और रे को दो टुकड़ों में कटा देखकर वह दहशत में आ जाती है। इसके बाद हैरी उसे भी मार देता है। फिर वह अपनी तेज ब्लेड रूथ की ओर तान देता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? तब रूथ उसे बताती है कि मुझे जंगल में वह गुफा मिली थी
और यहीं फ्लैशबैक से खुलासा होता है कि रूथ को उस गुफा में उसी काले सब्सटेंस में ढकी हैरी की लाश मिली थी जिसे पहले ही उस एलियन ने मार दिया था। तभी रूथ को समझ आ गया था कि जो हैरी उसके साथ है वह इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चीज़ है जिसने हैरी का चेहरा, शरीर और पहचान अपना ली है। एलियन खुद से निराश हो जाता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। बातचीत में वह यह भी खुलासा कर देता है कि वह सिर्फ एक स्काउट है जिसे इस प्लैनेट की स्टडी करने और अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट भेजने के लिए भेजा गया है। वह रूथ को गुड बाय कहता है और उसे मारने के लिए ब्लेड निकालता है, लेकिन वह रूथ को मार नहीं पाता। तभी एलियन को एहसास होता है कि उसने असली हैरी की मेमोरीज और इमोशंस भी अपना ली हैं, इसलिए वह भी रूथ से प्यार करने लगा है। वह जोर से चिल्लाकर रूथ से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन डरी हुई रूथ वहां से भागने लगती है। एलियन उसका पीछा करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रूथ एक लकड़ी उठाकर उससे लड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। तब एलियन कहता है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है और उसे समुद्र किनारे ले जाता है। वहां वह उसे अपना एलियन स्पेसशिप दिखाता है और बताता है कि वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि उसे बचा सके। वह यह भी सच बताता है कि उसके जैसे और भी कई एलियंस जल्द ही पृथ्वी पर आने वाले हैं जो सब कुछ तबाह कर देंगे। रूथ उसकी बात मान लेने का नाटक करती है। दोनों किस करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है रूथ एलियन हैरी का चाकू छीनकर उसी के सीने में घोंप देती है और जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ती हुई समुद्र में कूद जाती है। एलियन भी उसका पीछा करता है और उसे अपने साथ शिप में चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके शरीर से निकलता खून एक शार्क को आकर्षित कर लेता है और वह उस पर हमला कर देती है। रूथ किसी तरह समुद्र से बाहर निकल आती है और शार्क के हमले में एलियन मर गया होगा समझकर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है, लेकिन पीछे एलियन भी शार्क को मारकर समुद्र से बाहर निकल आता है। इधर रूथ भागते भागते विव के टेंट तक पहुंच जाती है। वहां उसे थोड़ा खाना मिलता है और पास ही जमीन पर रे का कटा हुआ हाथ पड़ा होता है। उसे देखकर रूथ टूट जाती है और उसे फिर से एक जोरदार पैनिक अटैक आ जाता है। उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची होती है जिसे वह खाकर खुद को थोड़ा शांत करती है। तभी अचानक पीछे से एलियन हैरी आकर अपनी लंबी टेंटिकल से रूथ को जकड़ लेता है और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं कहते हुए वह रूथ को बेहोश कर देता है। जब रूथ को होश आता है तो वह खुद को उसी गुफा में पाती है, अपने पूरे शरीर पर उसी काले सब्सटेंस से ढकी हुई, बिल्कुल हैरी की लाश की तरह। एलियन हैरी ने अपनी टेंटिकल को उसके शरीर से जोड़ रखा होता है। वह रूथ से निराश होकर कहता है कि अब मैंने समझ लिया है कि तुम्हारा प्यार पाने का तरीका क्या है, और अपने तरीके से रूथ का प्यार पाने के लिए वह रूथ का रूप लेकर उसकी जिंदगी को महसूस करने का फैसला करता है। इसके बाद एलियन हैरी पूरी तरह रूथ में बदल जाता है। अब एलियन रूथ असली रूथ से कहती है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन असली रूथ उसे रोक लेती है और उससे अपने सबसे गहरे डर के बारे में बात करना शुरू करती है। वही डर अब एलियन रूथ भी महसूस करने लगती है। असली रूथ उसे उकसाती है कि वह प्यार के काबिल नहीं है और वह अकेली ही मरेगी। यह सुनते ही एलियन रूथ को जोरदार पैनिक अटैक होने लगता है। वह दवा लेने की कोशिश करती है, लेकिन दवा खत्म हो चुकी होती है। मौका देखकर असली रूथ खुद को आज़ाद कर लेती है और एक के बाद एक तीखे शब्द बोलने लगती है। इन शब्दों के जरिए हमें पता चलता है कि रूथ खुद से भी कितनी नफरत करती है। वह खुद को बेकार समझती है और उसे डर है कि कहीं वह अपने पेरेंट्स जैसी न बन जाए। इसी डर की वजह से वह लोगों को खुद से दूर धकेल देती है। भावनाओं का यह तूफान एलियन रूथ के लिए सहन करना नामुमकिन हो जाता है। वह रूथ से रुकने की भीख मांगने लगती है और जमीन पर गिर पड़ती है। यही रूथ का आखिरी मौका होता है। वह पास पड़ा एक पत्थर उठाती है और एलियन रूथ के सिर पर तब तक वार करती रहती है जब तक वह पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती। इसके बाद रूथ गुफा से बाहर निकलती है और बिना रुके भागते हुए किसी तरह अपनी कार तक पहुंच जाती है। वह तुरंत कार स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल जाती है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि वह आखिरकार बच गई है, लेकिन तभी रेडियो पर अचानक एलियन रूथ की आवाज़ गूंजती है कि तुम मुझसे नहीं बच सकती और उससे भी नहीं जो अब पृथ्वी पर आने वाला है। घबराकर रूथ रेडियो बंद कर देती है और कार की स्पीड बढ़ा देती है। तभी पीछे आसमान में कई रेड स्टार्स गिरते हुए दिखाई देते हैं, जो यह इशारा करते हैं कि पृथ्वी पर अभी इससे भी कहीं ज़्यादा भयानक कुछ होने वाला है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।